हेलो। Yes, good morning, Vatsal. So let us start with the session. In this class, we are going to discuss your chapter number 1, and chapter number 1 belongs to sources of law. ठीक है, चैप्टर नंबर 1 सोर्सेज ऑफ लॉ। ध्यान देना सभी बच्चे। बिफोर स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर मैं आपको बता दूं कि ये पर्टिकुलर चैप्टर आपको एग्जाम के अंदर 10 to 15 मार्क्स कवर कर सकता है। ठीक है, दिस चैप्टर may cover 10 to 15 marks question in your examination, and in some cases even पॉसिबिलिटी है कि 20 मार्क्स तक के भी क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से पूछे जाएं। ठीक है, 20 मार्क्स तक के भी क्वेश्चंस आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। रीजन बीइंग, जो हमारा सब्जेक्ट है ना, मुझे बताओ सब्जेक्ट का नाम क्या है? सब्जेक्ट का नाम क्या है? ज्यूरिस्प्रूडेंस है ना। देन फटाफट से बोलो, सब्जेक्ट का नाम बताओगे मुझे फटाफट से। ज्यूरिस्प्रूडेंस। देन नाम बोलो भाई सब्जेक्ट का। प्लीज मेंशन द नेम ऑफ सब्जेक्ट। एवरीवन प्लीज मेंशन द नेम ऑफ सब्जेक्ट। ज्यूरिस्प्रूडेंस, देन जनरल लॉज एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ऐसा कुछ नाम है। ज्यूरिस्प्रूडेंस, जनरल लॉज एंड इंटरप्रिटेशन। तो एक चीज ध्यान रखना, जनरल लॉज से रिलेटेड सारे एक्ट्स, सारे चैप्टर्स हम लोग ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। बेसिकली तुम इस चैप्टर को 3 सेगमेंट्स में बाइफरकेट कर सकते हो। ज्यूरिस्प्रूडेंस एक सेगमेंट हो गया, जनरल लॉज दूसरा सेगमेंट, इंटरप्रिटेशन थर्ड सेगमेंट। तो भाई जनरल लॉज से रिलेटेड सारे एक्ट्स हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए। आज हम लोग जो सोर्सेज ऑफ लॉ पढ़ने वाले, दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, इज अ पार्ट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसलिए तुम समझो, एक एक पर्टिकुलर डिवीजन है ना इस सब्जेक्ट का। ये जो चैप्टर है ये बेसिकली एक पर्टिकुलर डिवीजन है इस सब्जेक्ट का। दैट इज वाई ये ज्यादा मार्क्स कैरी करता है। सेम रूल विल अप्लाई फॉर दिस चैप्टर ऑल्सो, इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन भी आपको 10 to 15 मार्क्स कवर कर सकता है इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये दो चैप्टर्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पज ऑफ योर एग्जामिनेशन। रीजन बीइंग 20 से 30 मार्क्स तक का कवरेज हो सकता है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। दिस चैप्टर में कवर 10 to 15 मार्क्स, सॉरी 20 to 30 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, चलो तो इसी के साथ अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम सोर्सेज ऑफ लॉ। ठीक है, या मैं इसको बोल सकता हूं, इस चैप्टर का नाम ये भी हो सकता था, ज्यूरिस प्रूडेंस। ज्यूरिस प्रूडेंस। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। भरत, पीयूषा, श्रेया, सोनिया, गुड मॉर्निंग। ध्यान से सुनना, ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या होता है सर? सर ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? तो बच्चों ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है थियरी ऑफ लॉ। ठीक है, ज्यूरिस का मतलब लॉ, प्रूडेंस का मतलब थियरी। ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या रह गया? थियरी ऑफ लॉ। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले? इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले वेरियस
थियरीज ऑफ लॉ, ठीक है, वेरियस थियरीज ऑफ लॉ, प्लस इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले वेरियस सोर्सेस, फ्रॉम विच लॉ हैज इवॉल्व्ड, various sources from which law has evolved over a period of time, various sources from which law has evolved over a period of time, ठीक है, various sources of laws as well as various theories of laws, ठीक है, ओके सर। मुझे एक बात बताओ, इन जनरल अगर अपन बात करें, इन जनरल अगर अपन बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लॉ, फटाफट से लिख करके भेजोगे मुझे। इन जनरल अगर अपन लोग बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लॉ। आज की क्लास में आने से पहले लॉ के बारे में अपन क्या जानते थे, व्हाट इज लॉ। प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर्स लिख करके भेजोगे सभी स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लॉ, एवरीवन। बताओ, आज की क्लास में आने से पहले लॉ के बारे में क्या जानते थे, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लॉ। तो हम लोग ऐसा कुछ समझते थे दैट लॉ का मतलब क्या, एनी सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, एनी सेट ऑफ प्रिंसिपल्स मेड बाय स्टेट, स्टेट का मतलब यहाँ पे अथॉरिटी, जिसके पास पावर है वो प्रिंसिपल्स बनाने के, एनी सेट ऑफ प्रिंसिपल्स मेड बाय द स्टेट टू रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ, to regulate the conduct of persons and violation of which या non compliance of which may attract पेनल्टीज, ठीक है। ये बहुत एक बहुत जनरल डेफिनेशन, जनरल मीनिंग है टर्म लॉ का, ठीक है। लॉ का एक बहुत जनरल मीनिंग, ऐसे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो स्टेट ने बनाए। स्टेट का मतलब क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टेट का मतलब है अथॉरिटीज, यहाँ पे स्टेट का मतलब है अथॉरिटीज। क्यों बनाए, सो एज टू रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ पर्संस। अब पर्संस में हर कोई आ सकता है, इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट, एलएलपी। और अगर इन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स का वायलेशन किया, अगर इन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स का वायलेशन किया या नॉन कंप्लायंस किया तो इट विल अट्रैक्ट पेनल्टीज। तो ऐसा कुछ मीनिंग अपन समझते थे इन जनरल ऑफ द टर्म लॉ आज की क्लास में आने से पहले। यस और नो, यस और नो, प्लीज इंटरैक्ट करो, देखोगे। कम टू द इंट्रोडक्शन पार्ट, देखो क्या लिखा है, फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉज। इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ का मतलब होता है फाइंडिंग आउट ट्रू इंटेंशन behind framing of
एनी लॉ, फाइंडिंग आउट ट्रू इंटेंशन बिहाइंड फ्रेमिंग ऑफ एनी लॉ। देखो क्या लिखा है, फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन of the laws it is pertinent to know the evolvement, how the law has evolved over a period of time. Yeah, what are the sources for the evolution of laws? बोला for better interpretation of law, for better interpretation of law one must be aware about the evolvement and sources of laws. ठीक है, for better interpretation of law one must be aware, yeah, one must have the clarity about the evolvement and sources of laws. ठीक है, in a civilized society everybody, किसी भी civilized society में everybody is subjected to the law of land, no one can be considered as above the law. ठीक है, everyone is required to comply or everyone is required to follow the law of land. Everybody must act as per the law, और अगर वो ऐसा नहीं करता है then he should be ready to face the consequences. अगर लॉ बनाए हुए लॉज या लॉज ऑफ लैंड को फॉलो नहीं करता है then he or she must be ready to follow the consequences that may be in the form of penalties or punishments. Therefore it is important to understand the sources or concept of the laws for better interpretation. और इसी के स्टडी को, इसी सब्जेक्ट मैटर के स्टडी को बेटा अपन बोलते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। बात समझ में आ रही है क्या? तो आई होप आपको क्लैरिटी है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले। ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर में हम लोग पढ़ने वाले वेरियस सोर्सेस एंड वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ लॉज, वेरियस सोर्सेज एज वेल एज वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉज। तुम एक बात समझना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्क्रीन पे लिखा कि लॉ का मतलब हो गया कोई भी सेट ऑफ प्रिंसिपल जो बनाया अथॉरिटी ने। कौन सी अथॉरिटी ने? जिनके पास पावर है टू फ्रेम द लॉज, जिनको पावर दिया गया है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू फ्रेम द लॉज, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। क्यों बना रहे हैं लॉ? टू रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ पर्संस और टू रेगुलेट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर, और जिसका वायलेशन करने पे पेनल्टीज विल बी अट्रैक्टेड। अब तुम समझना, ये जो डेफिनेशन यहां पे लिखा है ना, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। मुझे लगता है कि लॉ का ये मतलब है, सुनना ध्यान से प्लीज, मुझे लगता है कि लॉ का ये मतलब है कि लॉ का मतलब कोई भी सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो अथॉरिटीज ने बनाए, जो सबको कंप्लाई करना है, और अगर किसी ने कंप्लाई नहीं किया देन ही और शी मस्ट बी रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। ही और शी मस्ट बी रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस आइदर इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टीज और पनिशमेंट। भाई मुझे लगता है कि लॉ ये। अब मैं तुम में से किसी स्टूडेंट से पूछूं, मैं वत्सल से पूछता हूं कि बेटा लॉ का मतलब क्या, तो हो सकता है कि वो लॉ को किसी और तरीके से डिफाइन करे। मैं श्रेया से पूछता हूं कि बताओ लॉ क्या है, तो हो सकता है कि श्रेया लॉ को किसी और तरीके से डिफाइन करे। पॉसिबल है? आंसर इज यस। बात समझ में आ रहा है क्या? तो डिफरेंट लोग डिफरेंट ओपिनियन रख सकते हैं ना, यस और नो? डिफरेंट लोग डिफरेंट ओपिनियन रख सकते हैं ओवर एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर, यस और नो? आंसर इज यस। तो देखना यहां पे, देखना, द नेचर एंड मीनिंग ऑफ लॉ हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय वेरियस ज्यूरिस्ट। फिर ये ज्यूरिस्ट कौन होते हैं? ज्यूरिस्ट को तुम बोलो लॉ मेकर्स या एक्सपर्ट्स ऑफ लॉज, वन हु इज हैविंग लार्ज स्केल या वेरी वाइड एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या है? लॉ। तो क्या बोला? द नेचर एंड मीनिंग ऑफ लॉ, the nature of law and meaning of law has been described by various jurists, and in various jurists ने various opinion दिया about law।
एक ज्यूरिस्ट के हिसाब से लॉ का मतलब कुछ और, दूसरे ज्यूरिस्ट का हिसाब से लॉ का मतलब कुछ और, तीसरे ज्यूरिस्ट के हिसाब से लॉ का मतलब कुछ और. दे ऑल आर द एक्सपर्ट्स एंड दे ऑल हैव डिफाइंड लॉ. दे ऑल हैव डिफाइंड लॉ. और उन सभी के हिसाब से, उन सभी के हिसाब से लॉ का जो मीनिंग है, जो टर्म लॉ का मीनिंग है वो डिफर करता है. उन सभी के हिसाब से जो लॉ टर्म का मीनिंग है वो डिफर कर रहा है, वो डिफर कर रहा है फ्रॉम वन ज्यूरिस्ट टू दी, फ्रॉम द डेफिनेशन और फ्रॉम द मीनिंग गिवन बाय वन ज्यूरिस्ट टू दी अनदर ज्यूरिस्ट. इज इट क्लियर? And for the purpose of clarity and better understanding, we may classify various definition into 5 broad classes. For the purpose of better understanding, for the purpose of better understanding about laws, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो definitions दिया different jurists ने, ये जो definitions दिया different jurists ने, इन definitions को अपन 5 कैटेगरी के अंदर bifurcate कर सकते हैं. इन डेफिनेशंस को अपन 5 कैटेगरीज के अंदर बाइफरकेट कर सकते हैं. पहला, नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट प्रोसेस या नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ. देन दूसरा है पॉजिटिविस्टिक, तीसरा है हिस्टोरिकल, चौथा है सोशियोलॉजिकल एंड पांचवा है रियलिस्टिक. ठीक है, नेचुरल, एक बार बोलोगे मेरे साथ, एक बार रिपीट करोगे. नेचुरल, पॉजिटिविस्टिक, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल एंड रियलिस्टिक. ठीक है, एक बार फिर से बोल जाओ तो. नेचुरल, नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ, पॉजिटिविस्टिक, देन हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल एज वेल एज रियलिस्टिक. एक लास्ट टाइम रिपीट कर दो. नेचुरल, पॉजिटिविस्टिक, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल एज वेल एज रियलिस्टिक. ठीक है, नाम याद रख लो पहले, अभी कंटेंट में याद करवा दूंगा. नाम याद रहेगा सबको? बोलो यस और नो. नेचुरल, पॉजिटिविस्टिक, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल एंड रियलिस्टिक. इज इट क्लियर? ये 5 डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस हैं. ठीक है, ये 5 डिफरेंट थॉट प्रोसेस हैं ओवर द सेम सब्जेक्ट मैटर. सब्जेक्ट मैटर क्या है यहां पे? लॉ. बात समझ में आ रही है? तो यहां पे अपन क्या पढ़ने वाले हैं? अपन पढ़ने वाले 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट प्रोसेस. 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट प्रोसेस ओवर अ कॉमन सब्जेक्ट मैटर. सब्जेक्ट मैटर क्या है मेरा? लॉ. इज इट क्लियर? यहां तक चीजें क्लियर है सबको? देखो, पहले मैं इन जनरल डिस्कस कर लेता हूं, तब उसके बाद अपन बुक से पढ़ेंगे ना. 5 डिफरेंट थॉट प्रोसेस. ठीक है, ऑन दी सेम सब्जेक्ट मैटर. सब्जेक्ट मैटर क्या है? तो बेटा सब्जेक्ट मैटर है लॉ. इनमें से भी जो 2 सबसे ज्यादा फेमस है ना, जो 2 सबसे ज्यादा फेमस है वो है नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ एंड पॉजिटिविस्टिक. पॉजिटिविस्टिक. ठीक है, 5 में से 2 सबसे ज्यादा फेमस हैं वो है नेचुरल एंड पॉजिटिविस्टिक. अब तुम दोनों में डिफरेंस क्या है? एज पर दिस थ्योरी, एज पर दिस थ्योरी ऐसा बोला गया दैट लॉ एग्जिस्ट इन नेचर. लॉ एग्जिस्ट इन नेचर या लॉ इज इंप्लाइड.
लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट नेचर। अब तुम समझना, पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के टाइम पे क्या हुआ करता था? राजा महाराजाओं के टाइम पे क्या कोई लॉ हुआ करता था किसी भी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर डिसीजन देने के लिए? यस नो? तुमने देखा किसी भी टीवी सीरियल्स में या किसी भी मूवी में कि राजा का दरबार लगा हुआ है और उसके सामने एक केस आया है और वो केस को रिजॉल्व कर रहा है, लॉ को पढ़ के, बुक पढ़ करके वो डिसाइड कर रहा है कि देखो तुमने ऐसा किया तो इस केस में ये पेनल्टी का प्रोविजन है, तो तुमको इस तरीके से पेनलाइज किया जाएगा। क्या ऐसा होता था पहले? क्या ऐसा होता था पहले? यस नो? प्लीज रिप्लाई करोगे एक बार? क्या राजा महाराजाओं के टाइम पे कोई रिटर्न लॉ का कंसेप्ट हुआ करता था? आंसर इज नो। तो लोग फैसला कैसे भी सुनाते थे? हाउ दे यूज टू डिसाइड? हाउ दे यूज टू डिसाइड ऑन एनी गिवन सब्जेक्ट मैटर? तो इन सच सर्कमस्टांसेस दे यूज टू डिसाइड on any subject matter on the basis of their conscience। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसाइंस। होते ना अंतरात्मा की आवाज। हम कोई भी, तुम समझो, हम कोई भी काम करने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा कंसाइंस हमें वो काम करने के लिए अलाउ करता है और कुछ केसेस में हमारा कंसाइंस वो काम करने के लिए अलाउ नहीं करता है। आज मुझे पैसों की जरूरत है, मन किया चोरी कर लूं। सुनना ध्यान से, मुझे बहुत पैसों की जरूरत है, मन किया कि अभी घर जाते समय एक बैंक लूट लूं। तो जैसे मैंने ये सोचा कि बैंक लूट लूं तो कहीं ना कहीं मेरा कंसाइंस मुझे डिसअलाउ कर देगा, मुझे बोलेगा कि नहीं ये तुम गलत करने के लिए जा रहे हो। और इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है ये बहुत भारी पड़ सकता है तुम्हें, तुम्हारा जिंदगी खराब हो सकता है, तुम्हारा भी तुम्हारे फैमिली का भी। तो ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई और तरीका सोचो पैसा कमाने का। ये नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ या नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ। बोला गया दैट लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट इन नेचर। हमें ऑलरेडी मालूम है कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, हमें ऑलरेडी मालूम है कि क्या सही है और क्या गलत है। दस लॉ बनाने की कोई जरूरत नहीं है, दस लॉ बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट इन नेचर एंड इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय द ह्यूमंस। इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय द ह्यूमंस। हाउएवर एक चीज की जरूरत है, वो क्या? कि आप ज्यूरिस्ट अपॉइंट करो, कि आप ज्यूरिस्ट अपॉइंट करो और वो ज्यूरिस्ट डिसाइड करेगा that whether an act committed by any person is valid or not। और अगर कोई इनवैलिड एक्ट किया है, कोई गलत काम किया है, तो उसको पनिशमेंट होगा। ये डिसाइड कौन करेगा? ज्यूरिस्ट। तो पुराने जमाने में ऐसा ही तो होता था, किसी ने अगर गलत काम किया तो उसको राजा के सामने पेश किया जाता था, फिर राजा पूरा सब्जेक्ट मैटर सुनता था एंड ऑन द बेसिस ऑफ हिज कंसाइंस, on the basis of his conscience he used to give decision। सवाल उठा कि क्या वो समय में डिसीजन देते समय या डिसीजन देने के लिए वो किसी रिटन लॉ को रेफर करता था? आंसर इज नो, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कोई रिटन लॉ का कंसेप्ट ही नहीं हुआ करता था। समझ रहे हो? ये बात समझ रहे हो क्या? मुझे एक बात बताओ, हम लोग जब बहुत छोटे से होते हैं ना तब से हमको पढ़ाया जाता है कि झूठ बोलना पाप है। भाई ऐसा कहां लिखा हुआ है? ऐसा कहां लिखा हुआ है झूठ बोलना पाप है? तो समवेयर इट इज बेस्ड ऑन द मॉरल कंसाइंस और समवेयर इट इज बेस्ड ऑन द मोरालिटी। समवेयर इट इज बेस्ड ऑन द मोरालिटी ऑफ द सोसाइटी इन विच वी रिसाइड। बात समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है? नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ क्या डिफाइन करता है? कि लॉ बनाने की जरूरत नहीं है, लॉ इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, लॉ इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन नेचर, लॉ एग्जिस्ट इन नेचर एंड इट इज
not required to be made by it is not required to be made by humans. बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा मुझे एक बात बताओ, स्कूल टाइम में तुमने एक थ्योरी पढ़ा था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. हु हैज गिवन दैट पर्टिकुलर थ्योरी? प्लीज रिप्लाई. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हु हैज गिवन दैट पर्टिकुलर थ्योरी? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हु हैज गिवन दैट थ्योरी? डार्विन्स, चार्ल्स डार्विन्स, और जिसको अपन डार्विन्स थ्योरी के नाम से भी पढ़ते थे. अब मुझे बताओ, अगर डार्विन्स ऐसा नहीं कहता, अगर डार्विन्स ये थ्योरी नहीं देता, तो क्या हमें नहीं मालूम है दैट ओनली द बेस्ट पर्सन विल सर्वाइव? बताओ मुझे, अगर डार्विन्स ऐसा नहीं कहता, तो क्या हमें मालूम नहीं चलता दैट ओनली द फिटेस्ट विल सर्वाइव? यस और नो? यस सर. तो तुम्हें नहीं लगता दैट इट इज समवेयर बेस्ड ऑन द नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ? दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ. बात समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है? तो सर आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो थ्योरी है ये मोर ओवर किस पे फोकस करता है? तो ये फोकस करता है ऑन द ह्यूमन कंसाइंस. ये थ्योरी बोलता है कि लोगों को पहले से मालूम है कि क्या सही है और क्या गलत है. लोगों को पहले से मालूम है कि क्या सही है क्या गलत है. आप क्या करो, आप ज्यूरिस्ट अपॉइंट करो, आपको लॉ बनाने की जरूरत नहीं है. तुम समझो लॉ क्यों बनाया जाता है? लॉ बनाने का क्या पर्पस है? लॉ बनाने का पर्पस है टू रेगुलेट द कंडक्ट. ये थ्योरी बोलता है कि उनके कंडक्ट को रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है, उनको पहले से मालूम है. उनको पहले से मालूम है कि क्या सही है और क्या गलत है. फिर भी अगर उन्होंने कोई गलती की तो उनको पनिश करो, और उनको पनिश करने के लिए एक ज्यूरिस्ट अपॉइंट करो. बात समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? तो एज पर दिस थ्योरी जज इज मोर इंपॉर्टेंट. Judge is more important than the framing of laws. ऐसे बोल लूं मैं, जूरिस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू लेजिस्लेचर. प्लीज कॉपी कर लेना इसको. तो ये थ्योरी किस पे ज्यादा फोकस करता है? तो सर ये थ्योरी ज्यादा फोकस करता है कि लॉ बनाने की जरूरत नहीं है. लॉ तो ऑलरेडी प्रिवेल करता है, लॉ तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है नेचर में. आप क्या करो, आप अदालतें बनाएं और लॉ को, एक सेकेंड, आप अदालतें बनाएं और लॉ को इंप्लीमेंट कराएं. आप अदालतें बनाएं और लॉ को इंप्लीमेंट कराएं. यस, और लॉ को इंप्लीमेंट कराएं. इज इट क्लियर? बताओ अभी तक जो भी चीजें मैंने डिस्कस किया, क्या वो सबको क्लियर है? बोलो. तो एज पर दिस थ्योरी ऑफ लॉ, लॉ इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेड. लॉ इज ऑलरेडी existing in nature. Law is already existing in nature. However, jurists are required to be appointed. Jurists are required to be appointed so as to serve the justice.
so as to serve the justice. ठीक है, this theory is more focused on the human conscience. ठीक है, this theory is more focused on the human conscience. Is it clear? Is it clear? लेकिन फिर अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि सर मेरे हिसाब से जो सही है जरूरी नहीं कि आपके हिसाब से भी वो सही हो. बिल्कुल, मुझे लगता है कि यार बिना झूठ बोले कोई काम ही नहीं होता है. भरत को लगता है कि नहीं, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए. तो यहाँ पे भरत का कंसाइंस कुछ और बोल रहा है, मेरा कंसाइंस कुछ और बोल रहा है. डेफिनेटली हो सकता है कि लोगों का थॉट प्रोसेस डिफर करे किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे. एक पर्सन को लगता है कि यार इनकम टैक्स रिटर्न क्यों भरना, सॉरी नॉट रिटर्न, इनकम टैक्स क्यों भरना, हम हमारा पैसा सरकार को देते हैं और सरकार उस पैसों से बड़े बड़े घोटाले करती है. तो अगर हमें देश के डेवलपमेंट के लिए पैसा देना है तो क्यों ना हम उन पैसे से खुद ही को डेवलपमेंट वर्क करें, रादर देन गिविंग इट टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस. एक पर्सन का थॉट प्रोसेस ये बोलता है. दूसरा पर्सन बोलता है कि नहीं, we should pay the taxes on regular basis so as to ensure that sufficient funds are available with the government to carry out the development project. अब तुम समझना, यहाँ पे दो थॉट प्रोसेस है और कहीं ना कहीं दोनों अपनी जगह पे सही हैं, कहीं ना कहीं दोनों अपनी जगह पे सही है. लेकिन इन जनरल कुछ ऐसे थॉट प्रोसेस होंगे, कुछ ऐसे सब्जेक्ट मैटर होंगे जहां पे सब लोगों का कॉमन ओपिनियन होगा. मान लो फॉर एग्जांपल किसी को जान से मारना, तो किसी को जान से मारना कोई भी पर्सन जस्टिफाई नहीं कर सकता. किसी को जान से मारना कोई भी पर्सन जस्टिफाई नहीं कर सकता. बात समझ में आ रही है क्या? तो यहां पे हम लोग बेसिकली क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं जनरल कंसाइंस का. हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं कि भाई जनरली क्या चीजें सही हैं और क्या चीजें गलत है, लोगों को ऑलरेडी मालूम है, तो लॉ बनाने की जरूरत नहीं है. सुनना ध्यान से, जनरली क्या चीजें सही हैं क्या चीजें गलत है ये लोगों को ऑलरेडी मालूम है, तो इसके ऊपर लॉ बनाने की जरूरत नहीं है. इसके लिए लॉ बनाने की जरूरत नहीं है. जरूरत किस चीज की है? ज्यूरिस्ट अपॉइंट करने की. आप ज्यूरिस्ट अपॉइंट करो और आप इंश्योर करो दैट नो वन इज अलाउड to do anything, no one is allowed to do anything which is unjustified. I hope कि ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है. बोलो फटाफट से, is it clear everyone? Whether this concept is clear to everyone? फटाफट से, फिर मैं नेक्स्ट एस्पेक्ट पे जाऊंगा. बाकी लोग, ओनली भरत इज देयर इन दिस सेशन. बाकी बच्चे नहीं बोलेंगे सर, मत बोलो, कोई बात नहीं. अब देखो, अब इसी का उल्टा या इसी का ऑपोजिट चलने वाला जो थॉट प्रोसेस है वो है पॉजिटिविस्टिक लॉ. तुम समझना, इसके बिल्कुल विपरीत चलने वाला जो कंसेप्ट है वो पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन ऑफ लॉ या पॉजिटिविस्टिक थ्योरी ऑफ लॉ. ये थ्योरी क्या बोलता है समझना, बोला कि एक सिविलाइज सोसाइटी में हम सब कुछ ह्यूमन कंसाइंस पे नहीं छोड़ सकते. क्या बोला सर ने? जो भी मैं बोल रहा हूं लिख लो इसको. बोला हम एक सिविलाइज सोसाइटी में सब कुछ, सारे सब्जेक्ट मैटर ह्यूमन कंसाइंस के बेसिस पे डिफाइन नहीं कर सकते. दस देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट मैटर, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता चला गया या जैसे जैसे डेवलपमेंट होता चला जाएगा, कुछ ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स आए या कुछ ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स आएंगे जिसके लिए हमें एक यूनिफॉर्म लॉ बनाना पड़ेगा, जिनके लिए हमें एक यूनिफॉर्म लॉ बनाना पड़ेगा. मैं तुमको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं. क्या राजा महाराजाओं के टाइम पे कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता था? क्या राजा महाराजाओं के टाइम पे एलएलपी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता था? आंसर इज नो. क्या उस जमाने में बिजनेस नहीं होता था? बिजनेस होता था.
वो जमाने में भी बिजनेस होता था सर, लेकिन there was no concept of company form of business organization, there was no concept of LLP form of business organization, there was no concept of money laundering, there were no cases of cheating the consumers, there was no need to secure the equitable production and distribution of essential commodities, there was no requirement to regulate the competition, there was no requirement to regulate the foreign currency transaction, क्योंकि फॉरेन करेंसी का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं था, करेंसी का ही कोई कंसेप्ट नहीं था। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो बोला विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे एक सोसाइटी डेवलप करता चला जाएगा, जैसे जैसे एक सोसाइटी डेवलप करते चला जाएगा, वैसे वैसे वी विल फील द नीड ऑफ फ्रेमिंग एन यूनिफॉर्म लॉ ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स, एंड दस हम वहां पे नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ पे रिलाई नहीं कर पाएंगे, या रिलाई नहीं कर सकते, सिर्फ उसी पे रिलाई नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है क्या? हम सिर्फ नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ पे रिलाई नहीं कर सकते। तो देखोगे, लिखना, पॉजिटिविस्टिक थ्योरी ऑफ लॉ क्या बोलते हैं? लॉज आर मेड बाय ह्यूमंस, ठीक है। एग्जाम्पल, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, विच वॉज फ्रेम्ड बाय बी आर अम्बेडकर एंड हिज टीम, एंड फिर कॉन्स्टिट्यूशन से हमें पावर मिला टू फ्रेम डिफरेंट स्टैट्यूट्स, समझ में आ रहा है क्या? यहां पे क्या बोला था? लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट इन नेचर, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेड। यहां पे क्या बोला? लॉ इज रिक्वायर्ड टू बी मेड, एंड एवरीथिंग कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन, एवरीथिंग कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन द ह्यूमन कंसाइंस, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, यहां पे ज्यूरिस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट था एज कंपेयर टू लॉ, है ना। ये ऑपोजिट है, ये पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन बिल्कुल उल्टी बात करता है। तो यहां पे कौन इंपॉर्टेंट होगा? क्या इंपॉर्टेंट होगा? लॉ इज मोर इंपॉर्टेंट, लॉ इज मोर इंपॉर्टेंट देन द jurist, law is more important than the jurist। एंड यहां बोला गया दैट देयर आर थ्री एलिमेंट्स ऑफ लॉ। यहां बोला गया देयर आर थ्री एलिमेंट्स ऑफ लॉ। सबसे पहले कमांड, इसका मतलब सबसे पहले रूल बनाना पड़ेगा, रूल मेड बाय स्टेट। यहां पे स्टेट का मतलब राजस्थान, पंजाब, गुजरात है क्या? नहीं, यहां पे स्टेट का मतलब है लॉ मेकिंग अथॉरिटी, जो कि कौन है बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। देन सेकेंड एलिमेंट इज सोवरेन, सोवरेन में वो अथॉरिटीज आएंगे स्टेट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, या मैं ऐसा बोल लूं अथॉरिटीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, ठीक है। एंड थर्ड वन इज सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब यहां पे देखो, सैंक्शन का मतलब इन जनरल क्या होता है?
अप्रूवल, यहाँ पे मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सैंक्शन का मतलब है पनिशमेंट। तो एज पर पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन ऑफ लॉ, एज पर पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन ऑफ लॉ देर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ लॉ। कमांड, पहला कमांड, कमांड का मतलब देर मस्ट बी अ लॉ मेकिंग अथॉरिटी, देर शुड बी अ लॉ मेकिंग अथॉरिटी। दूसरा, authorities which will be held responsible to implement the laws, authorities which shall be held responsible to implement the laws। एंड तीसरा sanction, sanction का मतलब punishment, punishment for violating the law। प्लीज इसको कॉपी कर लेना और बता देना मुझे कि चीजें समझ में आ रही हैं। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं प्लीज रिप्लाई करोगे यस और नो। इज इट क्लियर? Okay, now moving on to the next aspect। तो नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ हो गया, पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन ऑफ लॉ हो गया। अब तीसरा, तीसरा क्या था बताओ फटाफट से। हिस्टोरिकल डेफिनेशन ऑफ लॉ। थर्ड वन इज हिस्टोरिकल डेफिनेशन ऑफ लॉ। लिखोगे फटाफट से थर्ड। अब से समझना है हिस्टोरिकल डेफिनेशन ऑफ लॉ एज द नेम सजेस्ट, एज द नेम सजेस्ट हिस्टोरिकल डेफिनेशन ऑफ लॉ। तो एक मतलब एक जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या बैठता है? जनरल अंडरस्टैंडिंग बैठता है सर कि लॉ इज समथिंग विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द हिस्ट्री। ऐसे होगा ना? हाँ है ना? लॉ इज समथिंग which is being derived or which can be derived from the history। और अगर मैं बात करता हूं derived from history, तो भाई derive तो हम तभी कर पाएंगे when it is already in existence। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? हिस्टोरिकल डेफिनेशन ऑफ लॉ, तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्या बैठा? इट मस्ट बी समथिंग which can be derived from the or which can be extracted from the history। और एक्सट्रैक्शन का पॉसिबल है जब वो ऑलरेडी होगा तभी तो एक्सट्रैक्ट करेंगे, जब वो होगा तभी तो उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहां बोला दैट एवरी कंट्री हैज इट्स ओन सेट ऑफ कल्चर, बिलीफ और हिस्ट्री। सुनना ध्यान से, एवरी कंट्री हैज इट्स ओन सेट ऑफ कल्चर, बिलीफ और हिस्ट्री। तो जो लॉ होता है ना वो उन्हीं के कल्चर, बिलीफ या हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। वो उन्हीं के कल्चर, बिलीफ या हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। एंड इट इज फाउंड नॉट मेड, इट इज फाउंड एंड नॉट मेड। देखो निकला यहां पे एक जनरल मीनिंग में, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग में यहां से लिख देता हूं। पहले ये लाइन पढ़ के क्या समझ में आता है? ये लाइन पढ़ के समझ में आता है लॉ इज समथिंग which can be derived from
the history. Law is something which can be derived or which is being derived from the history. अब लिखना, यह बोला गया that every country has its own set of culture, belief and history. Every country has its own set of culture, belief or history, and law उसी को रिप्रेजेंट करता है, एंड लॉ उसी को रिप्रेजेंट करता है. देन लॉ इज फाउंड एंड नॉट मेड, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, वी जस्ट नीड टू फाइंड इट. ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, वी जस्ट नीड टू फाइंड इट. देन law is not universal because every country can have their own set of belief, have their own set of culture. इंडिया में हम लोग जो कल्चर फॉलो करते हैं, जनरली जो कल्चर हम लोग फॉलो करते हैं, हो सकता है कि सेम कल्चर मे नॉट बी फॉलोड इन पाकिस्तान, सेम कल्चर मे नॉट बी फॉलोड इन चाइना. बात समझ में आ रहा है क्या? चाइना में आज कितने लोग हनुमान जयंती मना रहे होंगे? हम लोग आज हनुमान जी की जयंती मना रहे हैं. चाइना में कितने लोग मना रहे होंगे? ना के बराबर. तो इट इज समथिंग विच इज नॉट यूनिवर्सल बिकॉज कंट्री वाइज जो है लोगों का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चेंज हो सकता है, सेट ऑफ बिलीफ चेंज हो सकता है, कल्चर चेंज हो सकता है. इज इट क्लियर? तुम्हें नहीं लगता कि ये जो डेफिनेशन है इट इज मोर फोकस्ड ऑन द कस्टम्स? तुम्हें नहीं लगता कि ये जो डेफिनेशन है एक कस्टम्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं? ऐसे कस्टम्स जो सालों से चलते हुए आ रहे हैं, वही लॉ है ना? ऐसे कस्टम्स जो सालों से चलते हुए आ रहे हैं, वही लॉ है. तो इट फोकसेस मोर ऑन दी कस्टम्स विच वर प्रिवेलिंग या विच आर प्रिवेलेंट for a longer period of time. ठीक है? एंड ये डेफिनेशन में भी जूरिस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है एज कंपेयर टू लेजिस्लेचर, क्योंकि लॉ बनाने की जरूरत तो है नहीं ना, लॉ तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जिसको हमें फाइंड आउट करना है. Law is found and not made. It cannot be made by the human beings. तो somewhere ऐसा बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये किससे मिलता जुलता है? यस, नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ से. वेरी गुड. बताओ क्या यहां तक चीजें क्लियर हैं सबको? क्या यहां तक सभी चीजें क्लियर हैं? बोलो बेटा. कॉपी कर लिया आप लोगों ने? कॉपीड? नेक्स्ट one is sociological definition of law. अब जो ये सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ लॉ है ना, ये मैं बाद में वापस डिस्कस करूंगा इन डिटेल. अभी के लिए मैं बता देता हूं, अभी के लिए जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूं.
ठीक है, नाम से पता चलता है सोशियोलॉजिकल, तो समवेयर इट मस्ट बी रिलेटेड टू बैलेंसिंग द नीड ऑफ सोसाइटी। क्या लगता है तुम्हें? समवेयर इट मस्ट बी रिलेटेड टू बैलेंसिंग द नीड ऑफ सोसाइटी, तभी तो बोला सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन। समवेयर इट मस्ट बी रिलेटेड टू बैलेंसिंग द नीड ऑफ सोसाइटी या बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन इन द सोसाइटी। हाँ कि ना? लिख लो एक बार, फिर मैं डिस्कस करता हूं। लॉ means set of principle which balances the interest of everyone। यहां बोला क्या that law should satisfy the interest of maximum people of society। और एक लाइन लिख लेना, as per this definition मैक्सिमम या मेजॉरिटी लोग जो बोलेंगे वही होगा। एक बार लिख लो, आई विल डिस्कस। एक बार इसको लिख लो। सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन, सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन का मतलब लॉ मीन्स एनी सेट ऑफ प्रिंसिपल्स विच आर मेड टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन। पहले बोला टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन, और सबका इंटरेस्ट कैसे बैलेंस हो सकता है तुम समझना। बोला जो मैक्सिमम लोगों का ओपिनियन है या जो मैक्सिमम लोगों का इंटरेस्ट है वही सबका इंटरेस्ट मान लिया जाएगा। जो मैक्सिमम लोगों का इंटरेस्ट है वही सबका इंटरेस्ट मान लिया जाएगा, तुम समझना। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, ठीक है, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। अब सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या है यहाँ पे? सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या है यहाँ पे? क्या यहाँ पे सभी धर्म के लोग बराबर प्रोपोर्शन में हैं? आंसर इज नो। सेक्युलर स्टेट का मतलब है कि गवर्नमेंट अपने पॉलिसीज बनाते समय, गवर्नमेंट अपने पॉलिसीज बनाते समय किसी भी धर्म के लोगों को स्पेशल प्रिविलेज नहीं देगी। सेक्युलर का मतलब है कि गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और क्रीड और रिलीजन ऑफ एनी पर्सन। यही पढ़ा था अपन लोगों ने, हाँ कि ना? हाँ सर। ऑल्दो इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं दैट हिंदूज आर इन मेजॉरिटी, हिंदूज आर इन मेजॉरिटी एज कंपेयर टू पीपल ऑफ एनी अदर रिलीजन। एंड जो हिंदूज हैं, तुम समझना, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है हिंदू का, दे आर अगेंस्ट द कंजम्पशन ऑफ, दे आर अगेंस्ट द कंजम्पशन ऑफ काउ मीट। इसलिए इंडिया में मैक्सिमम स्टेट्स ने काउ बीफ पे बैन लगा दिया है। तुम समझना, इट मे नॉट बी इन इंटरेस्ट ऑफ ऑल द पीपल, इट मे नॉट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द पीपल। हो सकता है कि जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं, पीपल बिलोंगिंग टू मुस्लिम्स कम्युनिटी, क्रिश्चियंस एंड एनी अदर, दे मे अपोज द सेम, दे मे अपोज द सेम, लेकिन होगा क्या? होगा क्या? जो मेजॉरिटी चाहेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? होगा क्या? जो मेजॉरिटी चाहेंगे। ऐसा बोलता है क्या?
sociological definition of law. As per this definition, law means any set of principles which balances the interest of everyone. यहाँ पे balancing the interest of everyone का क्या मतलब है? Law should satisfy the interest of maximum people of society, या law should satisfy the interest of majority, people who are in majority, उनके interest को satisfy करना चाहिए. Is it clear? Is it clear? क्या ये डेफिनेशन सबको क्लियर है? बताओ फटाफट से. तुम लोग हाँ बोलोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा. प्लीज लेट मी नो. यस. अब इसके बाद था रियलिस्टिक डेफिनेशन. इसके बाद आता है रियलिस्टिक डेफिनेशन. तो तुम समझना, रियलिस्टिक डेफिनेशन वही है जो हम लोग समझते हैं कि एक ऐसा कोई भी सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो गवर्नमेंट ने बनाया और जो सभी लोगों को फॉलो करना है, और अगर हमने फॉलो नहीं किया तो वी कैन बी पेनलाइज्ड फॉर द सेम. तो जो स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन लिखा था ना लॉ का, वो डेफिनेशन क्या है बच्चों? रियलिस्टिक डेफिनेशन. नाम से पता चलता है ना, रियलिस्टिक, जो रियल में हो सकता है या जो रियल में है. रियलिस्टिक डेफिनेशन क्या बात करेगा कि लॉ मीन्स एनी सेट ऑफ प्रिंसिपल्स फ्रेम्ड बाय द स्टेट, एनी सेट ऑफ प्रिंसिपल्स फ्रेम्ड बाय द स्टेट. स्टेट का मतलब यहाँ पे लॉ मेकिंग अथॉरिटीज. एनी सेट ऑफ प्रिंसिपल्स फ्रेम्ड बाय द स्टेट और फ्रेम्ड बाय द लॉ मेकिंग अथॉरिटीज. ठीक है, जो सबको फॉलो करना है, और अगर फॉलो नहीं किया तो, जो सबको फॉलो करना है और अगर फॉलो नहीं किया तो यू कैन बी पेनलाइज्ड फॉर दी सेम. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, अब आ जाओगे बुक्स पे. देखो, एक बार आपके मटेरियल में जो डेफिनेशंस दिया हुआ है ना, उसको आपको रीड करना है. ठीक है, आप दो चीजें करोगे. आपने जो नोटबुक में लिखा पहले आप उसको रीड करने वाले हो, एंड आफ्टर दैट you are going to read each and every definition given in your material, given in your spiral. Do it now. एक बार आप इसको रीड करो. Just read it once. Just read it once. Natural school is a moral theory of jurisprudence which maintains that the law should be based on morality and ethics. या moreover अपन बोल सकते हैं law should be based on the conscience, moral conscience of any person. Law should be based on the moral conscience of any person. In other words, natural law is universal standard that apply to all mankind throughout all the time, as it exists in nature and not made by human beings. Definition. Alpine, ये jurist है, defined law
as the art of science, art or science. Law is an art or science of what is equitable, of what is equitable and good. ठीक है, सबसे जो बेस्ट डेफिनेशन दिया था वो दिया था सैलमन ने. देखो क्या डेफिनेशन दिया है. Salmon, the most prominent jurist of the natural schools, defines laws as a body of principles which is recognized. ठीक है, यहां पे मैंने कहीं पे भी वर्ड ये नहीं किया है which is made, ऐसा नहीं लिखा है. नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ में या नेचुरल डेफिनेशन ऑफ लॉ में अपने कहीं पे भी ये वर्ड यूज नहीं किया लॉ बीइंग मेड, क्योंकि यहां पे अपन मान के चल रहे हैं, यहां पे अपन अजम्पशन लेकर चल रहे हैं दैट लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट इन नेचर. ठीक है, द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन ऑर्डर टू सर्व जस्टिस. जो मॉरल कंसाइंस यूज में अप्लाई करेगा, यूज में लेगा कौन? ज्यूरिस्ट. उसी को अपन क्या बोलते हैं? लॉ. एंड विच आर एक्टेड अपॉन बाय द कोर्ट ऑफ जस्टिस. बताओ क्या ये डेफिनेशन क्लियर है आपको? क्या ये डेफिनेशन क्लियर है आपको? यस एवरीवन. तो आज के सेशन में इतना ही. एक बार बस इन डेफिनेशंस को बस रीड कर लेना एक बार एंड ट्राई टू कोरिलेट विद द एक्सप्लेनेशंस दैट आई हैव ऑलरेडी गिवन. ठीक है, जस्ट रीड इट एंड ट्राई टू कोरिलेट विद द एक्सप्लेनेशंस ऑलरेडी बीइंग गिवन. ठीक है, इज इट क्लियर? Leftover aspect we will be discussing in our next lecture. इसको 3 क्लास लगेगा, खत्म हो जाएगा बैच चैप्टर. ठीक है, तो चलो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.